लॉरेंस बिश्नोई एक्सटॉर्शन मनी मांग रहे हैं। कथित अवैध कॉल सेंटर माफिया कुणाल छाबड़ा से गुनाहगार भी नहीं करते, नहीं तेरी प्रोटेक्शन तेरे को हम देंगे, जितने भी कॉल आते तेरे को कुछ भी है तो मेरे को कॉल करना, कोई दिक्कत नहीं है। जो तेरा दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। भाई तू 4-5 करोड़ रुपये बच्चों की बात चल। तो यहाँ पर माफिया और पॉलिटिशियंस दोनों इंटरेस्टेड हो गए थे। Tech support scams. $222,000 in just 13 minutes. कहाँ से शुरू हुआ था टेक्निकल सपोर्ट स्कैम? क्या 2025 में भी टेक्निकल सपोर्ट स्कैम हो रहा है? किसने बीज बोया था जो आज इतना कांटों भरा टेक्निकल सपोर्ट स्कैम बन गया? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। 2000 से लेकर 2005 तक डेल और HP यूएस में और नॉर्थ अमेरिका में काफी पीक पे कॉम्पीट कर रहे थे पीसी सेल्स में। जब भी कोई यूजर यूएस में, यूरोप में एक पीसी खरीदता था तो उसके साथ साथ एक यूजर मैनुअल भी चाहता था। उस यूजर मैनुअल में एक कस्टमर केयर नंबर होता था। इस कहानी के पैरेलली एक और भी चीज हो रही। इंडिया में एक दौर वो आया था जहां पे नए बीपीओ सेटअप हो रहे थे। उस समय पर ये बीपीओ सेल्स और कस्टमर सर्विस करते थे। 2005-2007 के बीच में बहुत सारी यूएस कंपनीज ने अपने कॉन्टैक्ट सेंटर प्रोजेक्ट या फिर जिसको प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं, वो आउटसोर्सिंग इंडिया में करी। और डेल को खास जरूरत थी एक ऐसी टीम या कंपनी की जो कि उनकी कस्टमर केयर सर्विस को मैनेज कर सके। और यहीं पे पहला टेक्निकल सपोर्ट प्रोसेस इंडिया में आता है। कंपनी थी HCL जिसने पहला प्रॉपर टेक्निकल सपोर्ट, जो कि डेल का अपना टेक्निकल सपोर्ट प्रोसेस था, वो ऑनबोर्ड किया। इसके कई हिस्से थे अलग अलग। होता यह था कि जब भी किसी कस्टमर को इशू या एरर अपने कंप्यूटर पर आया तो वो कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करता था। कॉल लैंड होती थी इंडिया में और सिस्टम्स को यूज करके, गाइड को यूज करके, नॉलेज बेस को यूज करके जो एजेंट्स थे वो सामने कस्टमर की मदद कर देते थे। इस सर्विस के लिए कोई भी पैसा नहीं चार्ज किया जाता था। ये डेल की अपनी सर्विस थी और ये फ्री थी अनलेस कोई नया सॉफ्टवेयर या कुछ कस्टमर को डाउनलोड कराया जाता था। ये प्रोसेस जेन्युइन था, ये प्रोसेस क्वालिटी मॉनिटर्ड था और काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है। हमारे देश में जब भी कुछ न्यूज़ में आता है या ट्रेंड में आता है तो बहुत सारे लोग वही सेम काम उसी तरीके से करने लग जाते हैं। और ज़्यादातर ये देखा जाता है अच्छे काम तो रिपीट होते ही होते हैं, साथ में बुरे काम भी रिपीट होते हैं। मैं बता क्या रहा हूँ कि जब ये प्रोसेस HCL चला रही थी तो उसमें बहुत सारे लोगों के लिए जॉब्स थी और इन जॉब्स के लिए कुछ खास स्किल सेट नहीं चाहिए था। सिर्फ आपको अच्छी अंग्रेजी बोलनी आती हो, आप स्मार्ट हो। इसके एवज में लोगों को एक डिसेंट सैलरी पैकेज उस जमाने के हिसाब से दिया जा रहा था। कहानी आगे बढ़ती है और HCL के निकले हुए बहुत सारे लोग वहाँ से सीख लेते हैं या बाहर बात जाती है कि ऐसा एक टेक सपोर्ट सिस्टम आया है। अब पैरेलली एक बात पर और गौर कीजिएगा। एक टूल है गूगल जो आपकी और मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गूगल पर हम अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं। किसी भी दिन कोई भी चीज़ जो आपको नहीं पता है वो आपको गूगल ही बता सकता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो गौर करने वाली है और जो इस कहानी में आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, वो ये कि जब भी आप कोई सर्च करते हो गूगल पर और जो भी आपको पहला रिजल्ट दिखाई देता है वो रिजल्ट ऑर्गेनिक नहीं होता। वो रिजल्ट गूगल किसी से पैसे लेकर, किसी एडवर्टाइजर से वो एक एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। पहले के 2 रिजल्ट या 3 रिजल्ट, कई सिनेरियो में 4 रिजल्ट नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट्स ही होते हैं 50 to 60% सर्चेस में। उसके अलावा कई बार आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे होते हो जहाँ पे कोई एडवर्टाइजर नहीं है तो आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखाई देता है। इस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने एक नीड को आइडेंटिफाई किया कि बहुत कंप्यूटर सेल्स होने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कंप्यूटर्स को ट्रबल शूट करने में मदद चाहिए। होता यह है कि प्राइवेट कंपनीज ने काम स्टार्ट किया, एक नए स्टार्टअप लगने शुरू हुए जिनका काम ये था कि वो गूगल पर अपनी सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट करते थे। आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसा सा कुछ लिखा हुआ आता था और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी गूगल पे एडवर्टाइज करता है वो वहाँ के जो सर्च रिजल्ट हैं उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है। मैनिपुलेशन ऐसा होता है कि आप जो भी कीवर्ड सर्च कर रहे हैं उसी कीवर्ड से एसोसिएटेड वहाँ पे रिजल्ट दिखाएगा। जैसे कि जब भी कोई HP कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट ढूंढता था तो ये HP के जेन्युइन कॉन्टैक्ट सेंटर बनके या फिर डेल के जेन्युइन कॉन्टैक्ट सेंटर बनके सबसे टॉप पर आते थे। लोग वहाँ पर क्लिक करते थे और इनको फ़ोन करते थे। यहाँ से शुरुआत होती है फेज़ 2 की, जहाँ से स्कैम की एंट्री शुरू हुई। कई बार कंप्यूटर में कोई ऐसा इशू आता है जिसको आराम से
सिर्फ रीसेट करके या कोई बड़ी छोटी सी फाइल को डाउनलोड करके या किसी भी तरीके उसको बड़े आराम से रिजॉल्व किया जा सकता है। अब हो क्या रहा था, ये जो कंपनीज थी, ये गूगल एड से जब कस्टमर इनको कॉल करता था तो ये एक थ्रेट टैक्टिक या डराने की टैक्टिक यूज़ करके लोगों को एक सब्सक्रिप्शन बताती थी। और ये सारा काम यूएस के कस्टमर्स और यूके के कस्टमर्स के लिए या फिर यूरोप के कस्टमर्स के लिए हो रहा था कि जब भी वो कॉल करते थे तो उनको बताया जाता था कि आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपका सिस्टम काम नहीं करता, आपके सिस्टम में वायरस है, और ऐसा सब बताकर उनको एक AMC या फिर एनुअल मेंटेनेंस पैकेज बेचा जाता था। उसकी कुछ भी कॉस्ट होती थी, और कुछ भी का मतलब एक कॉल पे $99 से शुरू होकर ऑल द वे $500-600, और इसकी कोई लिमिट नहीं थी। कॉल्स ऐसी आती थी कि कई बार वहाँ पे भी जो लोग हैं वो चलाने वाले लोग भी थे जो कि एजेड थे, जो वृद्ध थे, और उनके साथ बड़ी समस्या ये होती थी कि अगर वो नॉर्मल कभी कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं और उन्होंने अपना प्रिंटर ऑन भी नहीं कर रखा, सिर्फ बटन नहीं ऑन है, लेकिन उनको एरर आता था तो उन्हें समझ नहीं आता था क्या करें, और ऐसे में वो जाते थे गूगल पर, और गूगल पर जाके जब सर्च करते थे प्रिंटर नॉट वर्किंग तो यहाँ पे HP प्रिंटर हेल्प डेस्क का नंबर आता था, वो कॉल करते थे और लैंड हो जाती थी कॉल इंडिया में। और ये था मॉडस ऑपरेंडी जिससे स्टार्ट होता है एक प्रोसेस। इस प्रोसेस में गलत तो कुछ नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि ये सही तरीके से भी नहीं किया जा रहा था। इसमें थ्रेट सेल्स इन्वॉल्व थी, कस्टमर को डराया जाता था कि ऐसा नहीं करोगे या फिर आपके सिस्टम में ये वायरस है, उसको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। उस ज़माने में ये सब बहुत नया था। अब किसी को भी ये लगता था कि यूएस के कस्टमर्स को जिनको अच्छी अंग्रेज़ी बोलनी आती है वो तो कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स होंगे, और ख़ास तौर से तब जब सारी कंपनीज़ HP, डेल, एप्पल सब यूएस से बनकर आ रही हैं। लेकिन ऐसा था नहीं, और जो यूज़र बेस था उसमें से कम 50% वो लोग थे जो PC चला रहे थे, जो वृद्ध थे, जो ओल्डर एज जनरेशन में थे। उनको बड़े छोटे छोटे इश्यूज़ में मदद चाहिए होती थी। ऐसे में ये कंपनीज जिन्होंने अपने गूगल एड्स करके अपने आप को टॉप रिजल्ट पर ले जाते थे, इनका काम अचानक से बूम पर आ गया। होता ये था कि अगर वहाँ पर किसी बंदे को बड़ी छोटी सी यहाँ तक कि अगर जैसे प्रिंट करना है कोई डॉक्यूमेंट और उन्होंने प्रिंटर अपना ऑन भी नहीं किया है और उन्हें एरर आया, तो ये कस्टमर को समझ नहीं आता था और वो गूगल पर जाते थे। गूगल पर जाकर उनको ये दिखता था कि ये HP का टेक सपोर्ट है, वो कॉल करते थे। कॉल करके उनको बताया जाता था कि आपके कंप्यूटर में वायरस है, और उनको एक AMC बेची जाती थी, या फिर उनको कोई ऐसा पैकेज बेचा जाता था ये बताकर कि आपके कंप्यूटर में इशू है। इशू क्या होता था कि सिर्फ प्रिंटर का बटन ऑन करना है। ये एक बहुत ही बूमिंग प्रोसेस बना। जो इन कॉन्टैक्ट सेंटर्स के ओनर्स थे वो अचानक से करोड़ों में खेलने लग गए। ये कंपनीज एक कॉल पर $99 से लेकर $400, $500, $600 कोई लिमिट नहीं थी, उनके सेल मारते थे। बदले में क्या हो रहा था, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था, लोगों को अच्छे पैकेजेस मिल रहे थे, और सबसे बड़ी बात उस टाइम पर इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको अच्छी अंग्रेज़ी और स्मार्ट होने से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। बाकी जब तक आप सीख सकते हो तब तक आपको सिखाया जाता। इसी बीच 2007 में एक नई कंपनी आती है जिसके हेडक्वार्टर्स थे गुड़गांव में, और उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट नाम का ये प्रोसेस शुरू किया। कंपनी का नाम था आयोगी। आयोगी ने आते के साथ ही टेक सपोर्ट में अपना बड़ा नाम बना लिया। मोड ऑफ ऑपरेटिंग सेम था, डेल कस्टमर सपोर्ट सर्विस, HP कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर्स वहाँ पे गूगल करते थे और कॉल करते थे। कॉल जब यहाँ पर आती थी तो उनको एक AMC बेचा जाता था, उनको एक साथ में सपोर्ट सॉफ्टवेयर बेचा जाता था जो कि ये बताया जाता था कि ये आपके कंप्यूटर को वायरस फ्री रखेगा और ये आपके कंप्यूटर को स्लो नहीं होने देगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये प्रोसेस डेल, HP, एप्पल किसी कंपनी से दिया हुआ नहीं था। ये प्रोसेस प्राइवेटली चलाया जा रहा था, जहाँ पर कस्टमर्स कॉल करते थे जब उनको इशू होता था। आयोगी अपना काम बढ़िया से अच्छे से कर रही थी। ईयर 2008 में वहाँ से वो वाला टाइम स्टार्ट हो गया जब आयोगी ने अपने इन्वेस्टमेंट राउंड्स करने शुरू कर दिए। उनकी ग्रोथ इतनी प्रॉमिसिंग थी कि ये पहली बार शायद हो रहा था जब कोई कॉन्टैक्ट सेंटर बाहर जाके फंडिंग राउंड्स रेस कर रहा था। 2008 में पहला फंडिंग राउंड, और उसके बाद 2010 आते आते सेक्वाया कैपिटल, जो कि काफ़ी कॉमनली जो कई आज के बड़े स्टार्टअप्स हैं उसमें फंड करने वाली कंपनी है, वो भी आयोगी को फंड कर चुकी थी। अब क्योंकि इसमें एक ऐसी प्रैक्टिस इन्वॉल्व थी जिसको इम्पर्सोनेशन कहते हैं, या अपने आप को कुछ और बताना जो कि आप नहीं हो। वो ये था
कि आप HP और डेल के जब ओरिजिनल या फिर एक्चुअल वेंडर नहीं हो या कस्टमर कॉन्टैक्ट वेंडर नहीं हो, उसके बाद भी आप अपने आप को एक्चुअल वेंडर बताकर कस्टमर्स को डरा कर या गलत इन्फॉर्मेशन देकर एक सर्विस बेचते हो, ये US के रूल्स में या US के लॉ के हिसाब से गलत था। तो होता ये है कि जैसे ही ये ऑपरेशन बड़ा होता है, लोगों में बातें होने लग जाती हैं। प्रॉब्लम भी क्यों आती है? क्योंकि जब तक आप कोई भी सर्विस के बदले पैसे कस्टमर से चार्ज करते हो और उसको वो सर्विस मिल जाती है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इस लेवल का होता है कि वो बाहर जाकर कहीं नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, जो सर्विस बताई या बेची जा रही थी वो सर्विस एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी को ये बोलकर अगर अपना सर्विस पैकेज या AMC बेचते थे कि आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो फास्ट हो जाएगा और उसमें वायरस है वो हमने निकाल दिया है, लेकिन वायरस या फिर सिस्टम किसी भी वजह से जो स्लो था वो स्लो ही रहता था। ऐसे में क्या होता है, कस्टमर्स बाहर जाते हैं और अपने डिससैटिस्फैक्शन को वॉइस आउट करते हैं अलग अलग माध्यम से। गूगल रिव्यूज़ से लेकर न्यूज़ में आयोगी का नाम आना शुरू होता है। ईयर 2010 में आता है अवास्ट, जो कि एक एंटीवायरस था और उस टाइम पर वापस से बहुत बूम पर था। हर कोई जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा था, वायरस एक नई चीज़ थी, सिस्टम में वायरस आते थे और इसीलिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स बिकने बहुत ज़्यादा शुरू हो गए थे। और टॉप प्लेयर्स 2 या 3 थे, जिसमें कि AVG और अवास्ट ने अपनी अलग पहचान बनाई थी। इसी साल में अवास्ट आयोगी को अपनी कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर की सर्विसेज जो है वो आउटसोर्स कर देता है। काम बड़ा सिंपल सा था कि अवास्ट के कस्टमर्स को ट्रबल शूट करना, उनकी क्वेरीज आंसर करना और उनका कोई भी ऐसा इशू रिजॉल्व करना जो उनको प्रोडक्ट यूज़ करते हुए आता था। यहाँ पर भी एक खेल होता है। आयोगी अवास्ट के कस्टमर्स को अपने AMC पैकेजेस बेचना शुरू कर देती है। वापस से तरीका वही था, लेकिन कॉल्स अब गूगल से नहीं आ रही थी। जो आ रही थी वो एक अलग सेगमेंट था, लेकिन यहाँ पर अवास्ट के कस्टमर्स जो कॉल करते थे अपने ट्रबल शूट के लिए या सॉफ्टवेयर इश्यूज़ के लिए, उनको AMC अलग से बेची जा रही थी। ये बात अवास्ट को समझ नहीं आई और आता है साल 2012, जब आयोगी के लिए पहली मुश्किलें आनी शुरू हो गई। अवास्ट ने अपने साइट पर ब्लॉग निकाला जिसमें उन्होंने सारे अपने कस्टमर्स को बताया कि हमने आयोगी से अपना जो रिलेशनशिप है, जो आउटसोर्सिंग सर्विस का, उसको तोड़ दिया है या उसको हटा दिया है। अवास्ट के कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाकर आयोगी अपनी AMC सर्विसेज को बेच रहा था। ऐसे में एक और चीज़ होती है, इन्फोवर्ल्ड नाम की एक मैगजीन, वो एक आर्टिकल प्रिंट करते हैं आयोगी के बारे में कि किस तरीके से कस्टमर को बेवकूफ़ बनाकर और डराकर उनको AMC बेची जा रही थी। इन्फोवर्ल्ड के आर्टिकल के बाद द वॉशिंगटन पोस्ट के एक जर्नलिस्ट ब्रायन क्रेब्स ने भी आयोगी को कॉल किया और वापस से एक दूसरा आर्टिकल आता है वॉशिंगटन पोस्ट पर। अब क्या होता है, आयोगी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखती हैं, लेकिन साथ के साथ जो गौर करने वाली चीज़ है वो ये भी कि यहाँ पर एक बड़ा तबका एम्प्लॉयज़ का बैठकर लगातार कॉल कर रहा था। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि आयोगी बहुत ही अच्छे पैकेजेस जो उस ज़माने के हिसाब से थे वो उनको दिए जाते थे और उन सब में एक जो साइकोलॉजिकल मोटिवेशन होता है वो भी डाला जाता था। यहाँ तक कि कुछ पुराने एम्प्लॉयज़ जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने ये भी बताया कि इंटरनली ये भी प्रमोट किया जाता था कि ये गोरे हैं, ये एक समय पर हमें लूट कर गए थे, तो हमें इन्हें लूटना आम बात है। और ये बात भी बड़ी कॉमन थी कि US के लोगों को कुछ नहीं आता, वो बेवकूफ़ हैं और इसीलिए उनका बेवकूफ़ बनाया जाता है। साल 2013 में आयोगी पे एक क्लास एक्शन लॉ सूट फाइल किया जाता है। ये एक तरीके का ऐसा लॉ सूट होता है जब मास लेवल पर कुछ नुकसान हुआ हो पब्लिक का, तो अलग अलग केसेस की बजाय एक ही केस करके उस कंपनी पे लोगों के लिए कॉम्पेंसेशन लिया जा सकता है। ऐसे में कोर्ट ऑर्डर आता है कि हर किसी कस्टमर को जो कि क्लेम फॉर्म को भरता है उसको $40 का कॉम्पेंसेशन मिलेगा। अब इस क्लास एक्शन लॉ सूट के साथ साथ एक और भी चीज़ हो रही थी। आयोगी के कॉल्स और उनके प्रैक्टिसेस लगातार ऑन थे, वो जारी थे, वो काम अपना वैसे ही करते जा रहे थे। और क्या हो रहा था, एक और चीज़ कि जो आयोगी के पुराने कस्टमर्स थे उनको भी आयोगी कॉल करके अपने सब्सक्रिप्शंस को रिन्यू कराने के लिए या फिर और बिजनेस लेने के लिए उनको बराबर फ़ोन करती जा रही थी। और साथ के साथ जो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में न्यूज़ आर्टिकल हैं वो भी इस प्रैक्टिस के खिलाफ बढ़ते चले जा रहे थे और एक आवाज़ उठती चली जा रही थी। साल आता है 2015 और इस साल स्टेट ऑफ वॉशिंगटन, माइक्रोसॉफ्ट
और AARP जो कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पर्सन्स है, जैसे मैंने बताया था आपको कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन्हीं लोगों को था जो वृद्ध, ओल्ड या रिटायर्ड एज ग्रुप में आते थे। उन्होंने मिलकर आयोगी पे केस किया। आयोगी वो केस हार गई और लॉ सूट में उनको पेनल्टी और कॉम्पनसेशन डैमेजेस देने को कहा गया। खैर, उसके बाद आयोगी आगे चली और आगे चलकर एक पॉइंट आया जब आयोगी बंद हो गई। ऐसा कहा जाता है कि आज भी आयोगी के ईमेल्स कस्टमर्स को जाते हैं, उनकी वेबसाइट फंक्शनिंग है, लेकिन ऑब्वियसली वो इस लेवल पर ऑपरेट नहीं करते हैं। स्टोरी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जो भी लोग इस कंपनी में काम कर रहे थे या इस तरीके की अदर कंपनीज में काम कर रहे थे, उनको एक मोड ऑफ ऑपरेशंस का अच्छा आइडिया हो चुका था। वो गूगल एड्स कोई भी कर सकता है, मेरे आपके हर किसी के लिए खुला है। आप कुछ भी बेच सकते हो। आप किसी भी वेंडर से यूएस के कॉलिंग मिनट्स खरीद सकते हो, बहुत इजीली अवेलेबल है। ऐसे में क्या होता है कि यहीं से जो प्रेरणा है वो निकलती है और अचानक से छोटे छोटे कॉल सेंटर्स नहीं, उनको जिनको कियोस्क कहा जाता है एक भाषा में, 4-4, 5-5 लोगों के सेंटर्स शुरू हो जाते हैं। आयोगी जो भी काम कर रही थी, बदले में प्रोफेशनली बात करने वाले एम्प्लॉयज थे। पैसा एक जायज तरीके से लिया जाता था। कस्टमर को अगर थ्रेट टैक्टिक भी यूज करी जाती थी तो उसकी भी एक लिमिट थी। लेकिन जब ये छोटे छोटे कियोस्क ऑपरेशंस में आए तो पैसा लेने के लिए कोई सीमा नहीं थी। कस्टमर को कुछ भी बोला जा रहा था, कस्टमर को कुछ भी बेचा जा रहा था, कस्टमर्स को कुछ भी बताया जा रहा था और बदले में सिर्फ AMC सेल्स करी जा रही थी। जो सेल आयोगी एक टाइम पे कुछ $100 की मारता था, वही सेम सेल्स इन कियोस्क में कई $1000 की मारी जा रही थी, डिपेंडिंग ऑन उनको कैसा कस्टमर मिलता है। यूएस से कंप्लेंट्स इंडियन गवर्नमेंट के पास आती हैं और इंडियन गवर्नमेंट एक्शंस लेना शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी एक्शंस जो होते हैं वो लाइसेंसिंग या फिर परमिशंस और इनके आसपास घूमते हैं। अल्टीमेटली हो क्या रहा था कि कंपनीज जब भी अगर कोई केस कोर्ट में या लॉ की तरफ जाता था तो ये प्रूव करती थी कि हम एक्चुअल सेल्स करते हैं, एक्चुअल टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, रादर दैन कस्टमर को कुछ गलत बेचने के या गलत बताने के। और ये इतने ज़्यादा खुल गए थे कि इनको कर्ब करना बहुत मुश्किल या इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। अब आता है वो समय जब अचानक से इस पूरे टेक्निकल सपोर्ट का चेहरा ही बदल जाता है और इसमें किसी कंपनी का बड़ा रोल नहीं था। इसमें रोल था उन एम्प्लॉयज़ का जो टेक्निकल सपोर्ट कई सालों से करते चले आ रहे थे। भूख थी बहुत सारा पैसा कमाने की और डॉलर और रुपये के डिफरेंस से बहुत जल्दी अमीर बनने की। कस्टमर को AMC बेचकर तो पैसा लिया जा रहा था, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक और भी चीज़ थी कि कस्टमर के सिस्टम को रिमोट पर लिया जाता था। अब बताता हूँ आपको एक और बात जो कि आगे कहानी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया का बैंकिंग सिस्टम वर्ल्ड में हमेशा तारीफ़ों में रहा है। हम हमेशा काफ़ी डेवलप नेशंस से भी आगे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम, और ये तारीफ़ नहीं, तथ्य है, ये फैक्ट है। बताता हूँ कैसे। अगर आप 2010, 12, 13 में जाएंगे तो अमेरिका में कभी भी कार्ड लगाने पे OTP जैसा कुछ नहीं आता था, और अगर आप यहाँ पर कोई 10 रुपये की भी ट्रांजैक्शन आज करते हो या तब करते थे, OTP के बगैर वो आगे नहीं बढ़ती थी। अब क्योंकि OTP वहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं था तो कई बारी जब ये AMC बेची जाती थी तो लोगों ने देखा कि कस्टमर सिर्फ कोई एक अकाउंट डिटेल ऐड कर देते थे जो कि बड़े इजीली बिना OTP के होता था और उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर देते थे। कस्टमर्स को अलग अलग तरीके बताए जाते थे। ऐसे में क्या होता है कि किसी महान आदमी के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना ये जो सारा पैसा पड़ा है, ध्यान रखिएगा इस बात का कि सिस्टम रिमोट पर होता था तो अकाउंट में जो भी, अगर किसी कस्टमर ने अकाउंट खोला तो उसका बैलेंस साफ साफ सामने दिखाई देता था और बंदा बैठ के ये सोचता था कि मैं सिर्फ कुछ $1000 या कुछ $100 की सेल क्यों मार रहा हूँ, अगर इसके अकाउंट में $30,000 है, अगर ये मेरे पास पूरा आ जाए तो बात बन जाएगी और मज़ा आ जाएगा। और जैसे कि मैंने स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे देश में जब भी कुछ नेगेटिव स्टोरी निकल कर आती है तो उसको करने के लिए 10 और लोग आगे आ जाते हैं उसी सेम फॉर्मेट में, और यहाँ पे अपना अकाउंट एक ऐड करके, जो कि ऑफशोर अकाउंट होता था किसी और कंट्री में खुला हुआ, वहाँ से पैसे अपने पास मंगा लिए जाते थे। और कई बारी तो ऐसा होता था कि कस्टमर्स की जो पूरी लाइफ की सेविंग्स हैं उनको इकट्ठे एक ही बार में अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया जाता था। और ये आया जो फॉर्मल और मोस्ट मॉडर्न फॉर्म है टेक्निकल सपोर्ट स्कैम का। अब अलग अलग तरीके थे, और इसी टाइम पे एक और भी चीज़ होती है कि गूगल एड्स को भी जब पता चला कॉन्टिन्यूसली
कि इस तरीके से अलग अलग कंपनी स्कैम कर रही हैं जो कि ओरिजिनल नहीं है, तो गूगल ने भी अपने प्रोसेसेस में सख्ती करी। गूगल एड्स करने के लिए वेरिफिकेशन शुरू हो गए। गूगल एड्स करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड था कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करो वगैरह वगैरह। लेकिन मोड बदल गया। अब क्या होता था, ईमेल भेजा जाने लग गया कि आपने फलाना चीज़ ऑर्डर करी थी अमेज़ॉन से, और उसके नीचे नंबर 1 लिखा होता था। अब जाहिर सी बात है, जब भी किसी कस्टमर ने देखा कि मैंने तो कुछ ऑर्डर किया नहीं है और ये ईमेल क्यों आया है मेरे को, तो उनका पहला रिएक्शन यही होता था कि इस नंबर पर हम कॉल करते हैं। एक और पैरेलल चीज़ थी कि साथ के साथ एक ईमेल आता था फेडेक्स से कि आपका फलाना शिपमेंट यूएस कस्टम्स ने यहाँ पे पकड़ रखा है। जो बेसिक्स थे वो आज भी सिमिलर थे। थ्रेट टैक्टिक, उसका फॉर्म बदल चुका था। अब ऐसा हो चुका था कि कस्टमर को डराकर उसका सिस्टम रिमोट पर लेकर और किसी तरीके से, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, जब भी आप जैसे अमेज़ॉन खोलते हो और लेट्स से आप आईफोन देख रहे हो, एक बड़ी छोटी सी ट्रिक होती है। उस ट्रिक से आप उस पर्टिकुलर पेज पे जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, मतलब अगर आईफोन 1.5 लाख रुपए का है तो आप थोड़ी देर के लिए उसको करेक्ट करके सिर्फ 1 रुपए का बना सकते हो। इसी ट्रिक को यूज़ करके ये टेक्निकल सपोर्ट के जो एजेंट्स होते थे ये स्कैम करते थे। लोगों को वहाँ पर उनके करंट अकाउंट बैलेंसेस को इन्फ्लेट करके दिखा देते थे। कई बार तो ऐसा होता था केसेस में जहाँ पर वो ये कह देते थे कि अचानक से मैंने आपको ज़्यादा रिफ़ंड भेज दिया है और आप मुझे पैसे लौटा दो, और कस्टमर खुद ये सोच के कि मेरे अकाउंट में तो ज़्यादा पैसे हैं, वापस उनको पैसा लौटा देता था। इस स्कैम का नतीजा ये था कि बहुत सारे लोगों ने जो इसका शिकार हुए वो परेशान हुए। आप खुद सोचो कि आपके लाइफ की जो सेविंग्स हैं वो पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाएं तो आप पे क्या बीतेगी, और ख़ास तौर से तब जब आप एक एज ग्रुप में हो, जब आप बुढ़े हो चुके हैं या आप उम्र दराज हैं, तो आप क्या करोगे जाके। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने स्कैम की वजह से अपनी जान दे दी और सुसाइड कर लिया। स्टेट ऑफ कनेक्टिकट यूएस अटॉर्नीज ऑफिस के एक प्रेस रिलीज में, जो कि 7 फरवरी 2025 का आर्टिकल है, उसमें एक महिला के एक कॉल पर, जो कि 60 ईयर्स अबव थी, बताना बहुत ज़रूरी है, 60 साल से ऊपर की थी, एक कॉल पर उनके अकाउंट से $5.5 लाख $550,000 निकाला गया था, जो कि यूएस अटॉर्नीज ऑफिस ने और वहाँ की बैंक्स ने रिकवर कर लिया है। लेकिन आप सोच सकते हो $5.5 लाख लगभग 4.5 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये प्रोसेस पूरा का पूरा बंद क्यों नहीं हुआ और इसका मॉडल आज भी क्यों सस्टेन करता है, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता चला जा रहा था, जिस तरीके का इसमें पैसा इन्वॉल्व था, वो पैसा सिर्फ काम करने वालों को नहीं बल्कि बाहर के लोगों को और जो शक्तिशाली लोग हैं सोसाइटी के, उनको भी आकर्षित कर रहा था। खास तौर से 2 वर्ग, एक जो पॉलिटिशियंस थे, कुछ लोकल लेवल के या फिर उससे ऊपर, वो भी इस तरफ, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा होता था कि अगर कोई पुलिस भी पकड़ने आई तो इन कॉन्टैक्ट सेंटर्स के ओनर्स को या जो मालिक होते थे, जो ये प्रोसेस चला रहे होते थे, उनको थोड़ी सी इम्यूनिटी या बचाव चाहिए होता था, और वो बचाव के लिए अपने किसी ना किसी नेता को या किसी को अप्रोच करते थे अपने आप को छुड़ाने या बचाने के लिए। और साथ में अब ये बात वापस से आपको किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल के तौर पर छपी हुई नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो भी मैं बोल रहा हूँ वो या तो पेपर बेस्ड है और या फिर मैंने किसी स्ट्रीम के बंदे से बात करी और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार ऐसा हुआ जब लोगों ने इम्यूनिटी मांगी और उनको एक शेयर के बदले इम्यूनिटी दी गई, और कई केसेस में ऐसा भी हुआ है जहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं लॉरेंस बिश्नोई की, जो कि किसी टेक सपोर्ट के ओनर को कॉल करके और फिरौती मांग रहे हैं। तो यहाँ पर माफिया और पॉलिटिशियंस दोनों इंटरेस्टेड हो गए थे, और ऑब्वियसली ऐसे सिनेरियो में प्रोसेस चलेगा ही चलेगा। आज जो करंट स्टेट है वो ये है कि दिल्ली एनसीआर, जो कि पहले एक बहुत बड़ा हब होता था, उसमें ये टेक्निकल सपोर्ट का प्रोसेस तो कम हो गया है, लेकिन अब इसका नया बेस बन गया है कोलकाता में। आज की डेट में जो स्कैम्स हो रहे हैं, और ये स्कैम्स, ध्यान रखिएगा मेरी एक बात को, ये स्कैम्स जो पुराने स्कैम्स थे उनसे ज़्यादा जो मॉनेटरी वैल्यू है इनकी, वो कई गुना हज़ारों में ज़्यादा है, लाखों में, करोड़ों में। जो पहले स्कैम्स होते थे वो सिर्फ हज़ारों में थे, आज की डेट में जो स्कैम्स हो रहे हैं वो करोड़ों में चले गए हैं। नए नए तरीके आ गए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आज की डेट में एक इन्वेस्टमेंट ब्रोकर के साइट को कॉपी कर लिया जाता है एज इट इज़, और उसको गूगल एड्स करके टॉप पे रख दिया जाता है। जब कस्टमर उस पर लॉगिन करने जाता है तो वो ये सोच कर जाता है कि ये वेबसाइट ओरिजिनल है, जबकि उसका डोमेन नेम जो होता है, फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब भी गूगल पे जाते हो तो google.co.in पे जाते हो या google.com पे जाते हो, लेकिन ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं
ये google.mayank लेकर और उस पे सेम टू सेम वेबसाइट बना देते हैं। वेबसाइट पीछे से खोखली होती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो जब कस्टमर उस पर लॉगिन करने जाएगा और ध्यान नहीं देता क्योंकि वो दिखती एक जैसी है, तो उसको एक एरर दिखाई देगा कि लॉगिन इस पे नहीं किया जा सकता है। और साथ के साथ आता है एक फ़ोन नंबर और वहीं से शुरू होती है बर्बादी की कहानी। कस्टमर जैसे ही कॉल करता है, उसको कंप्यूटर रिमोट पे एक्सेस लेकर और उसको 10 स्टेप्स बताए जाते हैं वापस से। क्योंकि ये लोग एजेड और वृद्ध होते हैं तो ये नाइव होते हैं काफ़ी, अपना सिस्टम दे देते हैं रिमोट पर और उसके बाद इनके अकाउंट में जो भी पैसे होते हैं उनको निकाल लिया जाता है। कहीं ना कहीं यही प्रोसेस जो था वो आज की डेट में हमारे देश में होने वाले जो OTP स्कैम्स हैं, जो अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, इसी प्रोसेस ने उनको भी जन्म दिया है। और आज जो एक मेथड था हमारा बनाया हुआ, उसके शिकार हम खुद हो गए हैं। कई बार ऐसा भी नाम आता है जहाँ पर पड़ोसी देश के लोग पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो कॉल कर रहे हैं और लोगों को डराकर पैसा ले रहे हैं। फॉर्मेट आज भी वही है, खेल का तरीका आज भी वही है। विक्टिम्स आज भी 70% से ज़्यादा वो लोग होते हैं जिनकी उम्र 55 ईयर्स एंड बियॉन्ड है। और ये वो लोग हैं जिनके लिए, वो वाली जनरेशन है जिनके लिए जिन्होंने मोबाइल अपने सीखने की उम्र के बाद यूज़ करना शुरू किया। वो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी अपने जीवन भर की कमाई या सेविंग्स जो कुछ अकाउंट में पड़ी हुई है वो उनको किसी ना किसी तरीके से बेवकूफ़ बनाकर निकाल ली जाती है। आज भी कोलकाता से दिन में कई हज़ार कॉल्स US के कस्टमर्स को करे जाते हैं, कभी कस्टम्स का डर दिखाकर, कभी ये बताकर कि आपने अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर किया था और अब तो कैंसिलेशन फ़ीस लगेगी। ये जब मैं शूट कर रहा हूँ तो रात के 12 बज रहे हैं। US में लगभग 2 से ढाई बजे दोपहर का टाइम होगा और मुझे पक्की उम्मीद है कि किसी ना किसी कस्टमर को अभी भी स्कैम किया जा रहा होगा और उसके अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे होंगे। मेरी आप सबसे यही अपील है कि प्लीज़ इस अवेयरनेस को इंक्रीज़ करिए, आगे लोगों तक पहुँचाइए। और कभी भी अगर आपसे कोई सिस्टम रिमोट पर मांगता है या आपको अचानक से अनजान कोई पॉपअप आता है, तो आपके घर में जो कोई भी कंप्यूटर के बारे में जानता हो, जो कि आपके घर में कोई भी 20-30 साल की उम्र में या आजकल 17-18 साल की उम्र के जो बच्चे हों, उनको दिखा दें। उनको एक बार में समझ आ जाता है कि क्या ओरिजिनल है और क्या फेक है। अगर आप इंडिया से हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्कैम का अगला कॉल आपको भी आ सकता है। अपना ध्यान रखें, किसी को अपने OTPs ना शेयर करें, किसी अनजान व्यक्ति की बात पर भरोसा ना करें और अपने आप को सेफ रखें। अगर आप US से इस वीडियो को देख रहे हैं तो FBI कंप्लेंट हेल्प डेस्क चलाता है टेक्निकल सपोर्ट विक्टिम्स के लिए। आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि बैंक और जो लॉ है वो आपके पैसे को वापस लाने की कोशिश करे। देखते रहिए द मयंक वाजपेयी शो। थैंक यू सो मच।